सभी, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिस्क। तो यूरोमेस्टिस्क के पाचन तंत्र को आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ये हमारा लायन बैच है। किसी भी टॉपिक को अगर आप लायन बैच नॉलेज अड्डा के नाम से सर्च करते हो बीएससी जूलॉजी के, तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर के एक बार जरूर चेक करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो देखो डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखने में बिल्कुल ये छिपकली के समान दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग इंडिया में छिपकली ही बोलते हैं, लेकिन इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है भारतीय सांडा। इंडिया में इसे भारतीय सांडा या फिर शाकाहारी छिपकली के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? देखा गया है कि ये हमारे देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों के जो रेतीली जमीन है वहां पर ये अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा संघ से आता है? ये कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत इस जीव को रखा गया है। अब एक चीज और, अगर आप कैसे पहचानोगे कि ये छिपकली है वो यूरोमेस्टिस्क है, तो उसका एक बहुत ही इजी सा मैं आप लोगों को इसका आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ। इसका जो टेल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसे स्पिनी टेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्पिनी टेल कहा जाता है। और इसी के द्वारा आप लोग इस यूरोमेस्टिस्क को आसानी से पहचान सकते हो। कुछ कांटेनुमा इनकी जो है वो पूंछ होती है ना, तो इस पूंछ के द्वारा आप लोग इसे आसानी से जान सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये वाला पार्ट कौन सा है? इसका आईज वाला पार्ट है, ये इसका माउथ वाला पार्ट है, ये पूरा इसका कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट है। देन इधर ट्रंक स्टार्ट हो जाता है, एब्डोमेन है, ये इनके क्या है? लिम्स है। तो एक एक करके आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा इसका डायग्राम मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगी। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिक्स। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, दो भागों में उनके पाचन तंत्र को बांट दिया गया है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम कहते हैं आहार नाल। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं पाचक ग्रंथियां है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? देखो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है मुंह से, छिपकली मतलब जो भी यूरोमेस्टिस्क है उसके ओरल से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और नीचे क्लोएका तक जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये पूरी जो लंबी नलिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। चलिए देखते हैं आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट भी करते जाना गाइस, ताकि आप लोगों को याद भी होता जाए साथ साथ। पहला क्या है? माउथ एंड बकल कैविटी। सेकंड नंबर में आएगा इसोफेरिंक्स, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। थर्ड नंबर में आएगा ग्रसिका, जिसे हम लोग कहते हैं इसोफेगस। चौथे नंबर में आएगा अमाशय, जिसे हम कहते हैं स्टमक। पांचवें नंबर में स्मॉल इंटेस्टाइन और छठवें नंबर में लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत। और लास्ट में है आपका अवस्कर, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोएका। आगे समझ में? तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंतर्गत टोटल 7 पार्ट्स आते हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को विद डायग्राम आगे बता दूंगी। पाचक ग्रंथियां मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड्स देखो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं इनके शरीर में। सबसे पहला तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर की भी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है ना। सेकंड नंबर में अंग्राशय, जिसे हम कहते हैं पैंक्रियास। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे माउथ एंड बकल कैविटी को। तो चलिए इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। तो आप यहाँ पर दो डायग्राम देख सकते हो। ये जो इमेज है वो भी बहुत अच्छा है समझने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में किसको बनाओगे? इधर वाला जो डायग्राम है ना वो आपको एग्जाम में बनाना है। अगर मान लो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी का ये वाला डायग्राम आप लोग बनाओगे। ये डायग्राम मैं आप लोगों को समझने के लिए बताई हूँ। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग माउथ से देखते हैं। तो देखो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हो कि ये जो छिपकली है वो अपना माउथ को अच्छे से क्या कर लेते हैं? यूरोमेस्टिक्स अपना माउथ को अच्छे से ओपन कर सकते हैं। मतलब इनका ये आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि इनका जो माउथ होता है वो काफी ज्यादा चौड़ा होता है। जो जो पॉइंट मैं बोलते जा रही हूँ गाइस उसको आप लोग नोट करते जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग जिस पॉइंट को नोट करते जाओगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फिर याद करने के लिए आपको रटना वटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? यूरोमेस्टिक्स का माउथ काफी अच्छे से ओपन हो जाता है और ये काफी ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक, पहला पॉइंट हुआ। सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, इनमें एक जीभ पाया जाता है, टंग पाया जाता है
और जो टंग होता है वो काफी ज्यादा बाहर निकल सकता है। देखना आप छिपकली अगर किसी कीड़े को खाती है तो देखना अपना जीभ काफी ज्यादा बाहर निकाल के उन लोग अपने शिकार को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। या फिर किसी भी चीज को अगर खाते हैं उन लोग तो अपना जीभ उन लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो टंग होता है वो काफी ज्यादा लचीला होता है। देखो इस डायग्राम में आप लोग टंग को अच्छे से देख सकते हो, ये वाला जो है वो टंग कहलाता है। लेकिन इनका जो टंग होता है ना, इसका जो आप लोग सबसे ऊपरी वाला सिरा देखो, ये वाला अगर आप हिस्सा देखोगे तो इनमें बीच से दो टाइप से कटा हुआ लगेगा आपको। मतलब इनका जो टंग होता है ऐसा लगता है ना कि बीच से कटा हुआ है और दो टंग ऐसे बाहर निकला। इस टाइप से जो है वो इनकी संरचना होती है, किसकी, इनके जीभ की। बात करें अगर हम इनकी जॉ की, मतलब जबड़े की, तो इनमें दो प्रकार का जबड़ा पाया जाता है, अपर जबड़ा और लोअर जबड़ा। मतलब जिसे हम कहते हैं अपर जॉ और लोअर जॉ। ये वाला क्या है, इनका अपर जॉ है और ये वाला क्या है, इनका लोअर जॉ है ना, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। जबड़े में शंक्वाकार टीथ पाया जाता है, कोनिकल शेप का टीथ पाया जाता है। इनके अपर एंड लोअर दोनों जॉ में कोनिकल टीथ पाए जाते हैं। अगर आप शेप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस आकार के इनकी जो टीथ है वो बहुत छोटे छोटे इनके अपर और लोअर जॉ में क्या रहते हैं, पूरी तरीके से फैले रहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और है कि इनका जो बकल कैविटी होता है, मतलब अगर हम इनके माउथ के और अंदर जाते हैं तो आप ये पिंक पिंक वाला हिस्सा देख रहे हो, वेट मैं थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पर। अगर हम इनके बकल कैविटी की फ्लोर की बात करें तो इनका जो बकल कैविटी का फ्लोर है वो किससे बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। मतलब इनका जो बकल कैविटी है वो श्लेष्मा झिल्ली से क्या होता है, बना होता है इनका बकल कैविटी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर हम इसके टंग की बात करें तो इनका जो टंग होता है उनमें काफी सारे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जैसे टेस्ट बड पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे जीभ में टेस्ट बड पाए जाते हैं ना, स्वाद कलिकाएं, सेम इनके जीभ में, इनके टंग में भी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसे पैपिला भी कहते हैं, है ना। लेकिन इनमें जो लार ग्रंथियां होती है, सलेवरी ग्लैंड होती है, वो क्या होती है, पूरी तरीके से अब्सेंट होती है। लार ग्रंथि इसमें पूर्णतः अनुपस्थित होता है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और, इनकी अगर हम बकल कैविटी की बात करें तो शुरुआत में काफी ज्यादा पतला होता है, फिर धीरे धीरे क्या होते जाता है, चौड़ा होते जाता है। देखो कुछ ऐसा, छिपकली तो आप लोग देखे ही हो, इनका जो मुख वाला सिरा होता है वो क्या रहता है, छोटा सा रहता है, पतला सा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ये क्या होते जाता है, थोड़ा सा चौड़ा होते जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हूँ। देखो ये क्या है, टीथ का ये वाला हिस्सा जो है वो आपका लोअर जॉ है, अपर जॉ लोअर जॉ यहीं पे ये है पूरा, है ना। और ये वाला क्या है, ये पूरा टीथ है इनका, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये इनका लोअर लिप है, कैविटी है, टंग है, टंग के नीचे ग्लॉटिस है, और ये एंटेरियर एंड ऑफ टंग है जो मैं शुरू में बताई ना, ये वाला हिस्सा। तो ये डायग्राम भी आप लोग अपने कॉपी में बना सकते हो और ये डायग्राम आपके समझने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एक चीज मैं क्या बोली, यहाँ पे ये लोअर जॉ है और यहाँ पर अपर जॉ है, ठीक। आ गया है समझ में आप लोगों को इतना। चलिए माउथ एंड बकल कैविटी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका जो भी नोट्स है वो मैं आप लोगों को आगे दे दूंगी। अब हम लोग फेरिंग्स की बात करते हैं। सो गाइस, आप लोग ओरल मतलब माउथ एंड बकल कैविटी तो अच्छे से समझ गए हो। अब बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। यहाँ पर आप देख रहे हो फेरिंग्स। ये वाले डायग्राम में आप देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ इस डायग्राम को। छिपकली के अगर हम लोग माउथ के और अंदर अगर हम जाते हैं बकल कैविटी के जस्ट बाद, तो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा आपको क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। समझ रहे हो आप लोग। चलिए मैं आप लोगों को इस डायग्राम में भी बताती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए, टंग के जस्ट नीचे, यहाँ पर टंग के बाद अब क्या पाया जा रहा है, फेरिंग्स पाया जा रहा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब आप ये कहें कि ये वाला हिस्सा है आपका ग्रसनी, इधर वाला अब हिस्सा जो है वो ग्रसनी स्टार्ट होगा। ग्रसनी में एक प्रकार का दरार पाया जाता है, इस दरार को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस कहा जाता है। आया समझ में। बहुत सिंपल सी बात है। अब छिपकली या फिर जो भी हमारा यूरोमेस्टिस्क है, जो भी अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वो फेरिंग्स से होते हुए ही अमाशय में क्या होते हैं, जाते हैं। फेरिंग्स से होते हुए वो
इसोफेगस में जाते हैं, फिर इसोफेगस में वो किधर जाते हैं, स्टमक में जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो फेरिंग्स होता है एक पतली सी छोटी सी नली होती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड मतलब लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड क्यों पाए जाते हैं, ताकि जो भी खाना है वो अच्छे से नीचे स्टमक तक जा सके, इसलिए उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। किसमें, फेरिंग्स में। फेरिंग्स की जो फ्लोर होती है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है, श्लेष्मा झिल्ली से बना होता है। जिस प्रकार से इनकी जो बकल कैविटी है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है, सेम उसी तरीके से जो इनका फेरिंग्स होता है, जो ग्रसनी होता है, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से मिल करके बना होता है। वलन पाए जाते हैं, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं वो किस काम आते हैं, ताकि जो भी भोज्य पदार्थ है वो आसानी से इसोफेगस में क्या हो सके, जा सके। आया समझ में आप लोगों को? तो आप लोग समझ गए टंग के जस्ट बाद, जीभ के जस्ट बाद वाला जो हिस्सा है ना वो इनका क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। और फेरिंग्स आगे जा करके कहाँ खुलता है, इसोफेगस में खुलता है, जिसे हम कहते हैं ग्रसिका। इसके बाद मैं आप लोगों को इसोफेगस के बारे में ही बताऊंगी, लेकिन अगले डायग्राम में बताऊंगी, है ना। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है यूरोमेस्टिस्क का, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को तो आप नहीं बना पाओगे, बट इस डायग्राम को आपको बनाना है, क्योंकि इस डायग्राम में बकल कैविटी भी है, फेरिंग्स भी है, ग्लॉटिस भी है, लोअर लिप भी है, अपर जॉ भी है, सॉरी लोअर जॉ भी है, और टिट भी है। तो काफी सारे पॉइंट्स को आप इस डायग्राम में क्या कर सकते हो गाइस, कवर कर सकते हो। आगे आप लोगों को बकल कैविटी, माउथ, फेरिंग समझ में आया। चलिए आगे हम लोग इसोफेगस के बारे में देख लेते हैं। चलिए गाइस, अगला एलिमेंट्री कैनाल हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है ग्रसिका, जिसे हम लोग कहते हैं इसोफेगस, है ना। तो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम कि फेरिंग्स के जस्ट बाद उनका इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं डायग्राम को। ये वाला डायग्राम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छे से शो हो रहा है आप लोगों को डायग्राम। तो इसोफेगस आप देख सकते हो कहाँ पे है गाइस, इसोफेगस यहाँ पर है। ग्रसिका के बाद, सॉरी फेरिंग्स के बाद स्टार्ट हो जाता है इसोफेगस। कुछ बेलनाकार सी क्या होती है, ये ट्यूब समान संरचना होती है, बेलनाकार टाइप से ये नली होता है, जो कि आगे जा करके स्टमक में खुलता है, आगे जा करके अमाशय में खुलता है। जो भी खाना, जो भी भोज्य पदार्थ यूरोमेस्टिस्क ग्रहण करते हैं वो उसी नलिकाकार ट्यूब से होते हुए कहाँ पर आते हैं, स्टमक में आते हैं। आया समझ में आप लोगों को? देखिए यहाँ पर जो इसोफेगस है उनके पास में क्या पाए जाते हैं, लीवर भी पाए जाते हैं। खैर लीवर तो हमारा अलग टॉपिक है, उसको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक। तो आगे डायग्राम में समझ इसोफेगस कहाँ पे है, तो इस वाले डायग्राम में भी थोड़ा समझ लो। देखो ये जो इनका इसोफेगस होता है वो मांसल संरचना होता है, काफी ज्यादा मस्कुलर होता है। मस्कुलर क्यों होता है, ताकि जो भी वो खाना खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्यूब होता है वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, अच्छे से फैल सकता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ इनसे आसानी से होकर के अमाशय में चले जाते हैं, स्टमक में चले जाते हैं। उनके पीछे का कारण क्या है, इनमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा फोल्ड पाए जाते हैं जो कि भोज्य पदार्थ को आगे ढकेलने का क्या करते हैं, काम करते हैं। सेम जो फेरिंग्स है, जो इनकी जो ग्रसनी है उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते थे, लेकिन इनका जो इसोफेगस है ना उनमें भी क्या पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं, ताकि जो भी खाना है वो आसानी से इनके अमाशय तक क्या हो सके, पहुंच सके। आगे समझ में? चलिए, जो इसोफेगस है वो आगे जा करके स्टमक में खुलते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अमाशय के बारे में बता देती हूँ। हम लोग अमाशय स्टमक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायग्राम को जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए जो इनका एब्डोमिनल कैविटी होता है ना, उनके लेफ्ट साइड में स्टमक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बाईं ओर इनका जो अमाशय होता है वो उपस्थित होता है। आपने यहाँ तक पढ़ा, इसोफेगस तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसोफेगस यहाँ से हमारा यहाँ तक था यूरोमेस्टिस का। अब आगे जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, वो इनका क्या कहलाता है, अमाशय कहलाता है, स्टमक कहलाता है। यह इनके एब्डोमिनल कैविटी के बाईं ओर क्या होता है, इनके बाईं ओर प्रेजेंट होता है। अब इनके स्टमक की बात करें तो इनके स्टमक को दो भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। देखो आप लोग, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है इनका स्टमक।
यू शेप का होता है, ये बिल्कुल यू शेप का होता है। इसोफेगस के बाद स्टार्ट हो जाता है। इसोफेगस पतली नली होती है, लेकिन जैसे जैसे स्टमक आते जाता है इसोफेगस का जो लास्ट सिरा होता है वो क्या होते जाता है, चौड़ा होते जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टमक होता है वो इनके इसोफेगस से काफी ज्यादा चौड़ा होता है ना। इनके स्टमक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। देखो पहला क्या है, कार्डियक स्टमक, और दूसरा क्या है, पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक जो है वो स्टमक के ऊपर वाले हिस्से तरफ होता है, मतलब अपर साइड होता है, और जो पाइलोरिक स्टमक होता है वो इनके अमाशय मतलब जो स्टमक है उनके लोअर साइड वाला जो हिस्सा होता है उसको पाइलोरिक स्टमक कहते हैं, और ऊपर साइड वाला हिस्सा को कार्डियक स्टमक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो ये यू शेप का होता है, वो तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जो कार्डियक स्टमक होता है उनमें काफी ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं। जी हाँ, वही लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो कि इनके फेरिंग्स में पाया जाता है, जो कि इनके इसोफेगस में पाया जाता है, अब इनके स्टमक में भी पाया जा रहा है। लेकिन स्टमक के कौन से भाग में केवल पाया जाता है, कार्डियक स्टमक में पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड का क्या काम है मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, फूड को आगे धकेलने का क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं, है ना। लेकिन पाइलोरिक स्टमक के आते आते लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड की संख्या धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आगे गई समझ में। स्टमक का काम क्या होता है, भोजन को कलेक्ट करके रखता है, बहुत सारे उसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। खैर जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे वो तो हम लोग पाचक ग्रंथि में देखेंगे, अभी केवल हम लोग स्टमक के बारे में देख रहे हैं। पेशी मांसल संरचना होती है स्टमक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अमाशय के बारे में। चलिए अब हम लोग अमाशय के बाद अपना स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। आगे आप लोगों को स्टमक समझ में चलेगा, इस आगे हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है छोटी आंत, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर का, जो लंबी कुंडलित नली दिख रहा है ना, ट्यूब के समान जो नली दिखाई दे रहा है, ट्यूब दिखाई दे रहा है, वही क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। छोटी आंत कहाँ से स्टार्ट होता है, अमाशय से स्टार्ट होता है। देखो ये वाला स्टमक था, स्टमक के बाद क्या आता है, छोटी आंत आता है। अब देखो जो इनका जो छोटी आंत है ना, उसको दो भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। पहला भाग क्या कहलाता है, डियोडिनम कहलाता है, दूसरा भाग क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। डायग्राम में हम लोग देखते हैं डियोडिनम वाला पार्ट कौन सा है, डियोडिनम पार्ट वह पार्ट कहलाता है जो कि पाइलोरिक स्टमक से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडिनम वाला पार्ट होता है ना, वो पाइलोरिक स्टमक से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। देखो ये वाला हिस्सा क्या है, पाइलोरिक स्टमक है। पाइलोरिक स्टमक के जस्ट बाद है हमारा डियोडिनम, मतलब ये वाला जो आपका हिस्सा है ना, वो क्या कहलाएगा, इनका डियोडिनम वाला पार्ट कहलाएगा। और देखो यहाँ पर इलियम, यहाँ पे कुंडलित नलिका दिख रहा है, जो ट्यूब है वो थोड़ा सा घुमावदार दिख रहा है, गोल गोल इस तरीके से जो घुमावदार कुंडलित नलिका होता है ना, वो क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। आया समझ में आप लोगों को। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको दो भागों में बांट दिया गया है, पहला डियोडिनम और दूसरा इलियम। एक प्रकार की क्या होती है, कुंडलित नलिका होती है। और जो इलियम होता है, जो कुंडलित नलिका इलियम होता है, वो आगे चल करके कहाँ खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत आता है। तो इलियम आगे जा करके कहाँ खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है। चलिए अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। पर आता है बड़ी आंत में, जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप डायग्राम में देख सकते हो जो पर्पल कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भी एक ट्यूब्स के समान ही संरचना होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे इलियोकोलिक वॉल्व कहा जाता है। देखो यहाँ पर ये वाला जो वॉल्व दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, इलियोकोलिक वॉल्व है। इस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, इलियोकोलिक वॉल्व कहते हैं। अगेन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसे भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या होता है आपका कोलोन, दूसरा क्या है, रेक्टम। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, कोलोन वाला पार्ट कौन सा है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो क्या कहलाता है, कोलोन कहलाता है। कोलोन के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है रेक्टम। बात करें हम रेक्टम की, तो रेक्टम जो है वो काफी ज्यादा चौड़ा होता है और काफी ज्यादा लचीला होता है। कोलोन की अपेक्षा जो रेक्टम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा फैला रहता है इनमें, है ना। तो ये है हमारा क्या, इनका लार्ज इंटेस्टाइन।
अब चलिए लास्ट हम लोग क्लोएका देख लेते हैं, फिर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अवस्कर या फिर क्लोएका कहा जाता है। क्लोएका वह छिद्र होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोएकल अपर्चर आप लोगों को शो हो रहा होगा, जहां से इनका जो भी स्टूल है, जो भी मल है, वो यहाँ से क्या होता है, पास हो जाता है। बट फिर भी जो क्लोएका वाला पार्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला आता है प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम क्लोएका का वह पार्ट होता है जो कि सेक्स ऑर्गन होता है या फिर मैथुन क्रिया फर्टिलाइजेशन के लिए काम आता है। सेकंड नंबर का है कॉप्रोडियम। जो कॉप्रोडियम होता है वो भी उनके एक रेक्टम क्लोएका का जो है वो एक पार्ट होता है जो कि प्रोक्टोडियम कॉप्रोडियम जो है वो कहलाता है ना। और इस भाग में क्या होता है, जो भी मलाशय है, जो भी मल वाला जो हिस्सा है, जो भी मल निकलने वाला जो हिस्सा है, वो इसी भाग में क्या होता है, खुलता है कॉप्रोडियम में। लास्ट में है यूरोडियम। आप ध्यान देना यहाँ पर इसी से ही अटैच, यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर भी है, पास में ही इनके यूरिनरी ब्लैडर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग लिख लेना, अवस्कर को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो कंप्लीट होता है हम लोग का क्या, एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर देखो, जस्ट वेट, यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अब एंड हो चुका है। तो इसोफेगस से हमारा एलिमेंट्री माउथ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। देन हम लोग क्या पढ़े, बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक। स्टमक को 2 भागों में बांटा गया, कार्डियक और पाइलोरिक। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डिओडिनम और इलियम। देन लार्ज इंटेस्टाइन, अगेन 2 कैटेगरी में, कोलोन एंड रेक्टम। देन है आपका क्लोएका, जिसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। आगे समझ में। अब चलिए हम लोग इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। अब चलेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं, जिसे कहा जाता है पाचक ग्रंथियां। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो क्या है, लीवर है, यकृत जिसे हम कहते हैं। तो लीवर इनके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और हमारे शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर ही होती है। इनका जो लीवर होता है वो लंग्स के पास पाया जाता है। देखो यहाँ पर लंग्स के एरिया में ही इनका लीवर जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जितना भी मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, वो क्या है, इनका लीवर है। और ये जो लीवर होता है उनमें टोटल 3 लोब्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है, इधर देखो आप, लेफ्ट लोब, देन है इधर राइट लोब। मतलब ये मान के चलिए कि इनका लीवर जो है वो 2 भाग में बांट दिया गया है, लेफ्ट वाला लीवर और राइट वाला लीवर, और एक और लोब पाया जाता है जिसे डोर्सल लोब कहा जाता है। आया समझ में। लीवर के बीच वाले हिस्से में जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो क्या है, इनका गाल ब्लैडर कहलाता है। गाल ब्लैडर जो है वो लीवर के बीच में, दोनों लीवर के दोनों लोब्स के बीच में जो है वो गाल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। काफी सारे बाइल डक्ट, यहाँ पे देखो गाल ब्लैडर से, बाइल डक्ट से, यहाँ से बाइल डक्ट निकले होते हैं। और पैंक्रियाज जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हुए, देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इनका पैंक्रियाज कहलाता है। पैंक्रियाज कहाँ भी प्रेजेंट रहता है, स्टमक और डिओडिनम के पास ही जो है वो पैंक्रियाज प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस भी निकलते हैं। इतना समझ में आया गाइस आप लोगों को। अब एक और गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक में, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो जो स्टमक में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार इंटेस्टाइन में भी काफी सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसमें इंटेस्टाइनल जूस क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। वो जूस भी भोजन को जो है वो और अधिक पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं गाइस किनका, यूरोमेस्टिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कुछ और भी पॉइंट्स है जो कि मैं भूल गई हूँ या फिर नहीं बोली हूँ, तो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ना एरो डाल के, वैसा ही आप लोग नोट्स बनाना और अपने एग्जाम में लिखना। और जो भी डायग्राम है, खासकर ये वाला डायग्राम गाइस, इस डायग्राम को लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायग्राम है। और इसी डायग्राम को आप लोग बना लेना, और जो स्टार्टिंग में मैं बकल कैविटी का डायग्राम बताई थी ना, वो भी आप लोग क्या कर लेना, उसको बना लेना, है ना। तो कंप्लीट होता है हम लोग का यूरोमेस्टिस का काम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट डे, हम लोग जस्ट अगले दिन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कबूतर का
पाचन तंत्र। थैंक यू सो